ओके बच्चों, तो नेक्स्ट डेफिनेशन अपने आपके एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास इज द नंबर होता है। ये क्या होता है बेटा? ये आपके द नंबर है ये विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज heavier than 1/12 of mass of C12 atom। ठीक है बच्चों, तो एटॉमिक मास को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? इट इज द 1/12 पार्ट। ठीक है ना, एटॉमिक मास क्या होता है? 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप्स से किसी भी एलिमेंट्स के वन एटम का जो मास है वो कितने गुना है। ठीक है, उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है आपके एटॉमिक मास। मैं बच्चों दोबारा रिपीट करता हूं आपकी। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट्स का वन एटम का जो मास है वो C12 आइसोटॉप्स के 1/12 पार्ट मास से कितने टाइम्स होता है, कितना गुना होता है। ठीक है ना, उस नंबर्स को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्लियर है बच्चों आपकी? एटॉमिक मास में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है बच्चों आपकी? ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम GMA कैपिटल GMA लिखते हैं। ठीक है, और इस ग्राम एटॉमिक मास को हम मास ऑफ 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं। ठीक है ना, मास ऑफ 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं इसको। ओके, ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड इन ग्राम्स देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना, किसी भी एटम्स का मास अगर हम ग्राम्स में डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बच्चों ग्राम एटॉमिक मास, या मास ऑफ 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं बच्चों। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन है। ठीक है ना, हाइड्रोजन, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल क्या होता है? 1 ग्राम होता है। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो उसी को अगर उसको हम हाइड्रोजन एटम के मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है तो उसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल क्या हुआ? 1 ग्राम, या फिर इक्वल क्या हुआ? मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ओके, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम को बच्चों हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं। ठीक है, एक नया टर्म्स आया आपकी मोल। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे इन डेफिनेशंस के बाद में। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा आपको हिंट दे देता हूं। मोल क्या होता है? मोल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को शो करता है मोल। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पर यही समझे कि मोल क्या है? आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम इक्वल मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों, आपने क्या स्टडी किया कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है ना, और आपने अभी यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, तो इट मींस क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल क्या कर सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों आपके मॉलिक्यूलर मास डेफिनेशन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। सेम डेफिनेशन से थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर मास को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपके C12 आइसोटॉप्स का 1/12 पार्ट का जो मास है वो उससे किसी भी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास कितने टाइम्स है या कितना गुना है। ठीक है ना, ओके, उसको रिप्रेजेंट करता है उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? ये एक नंबर्स है। ठीक है, और ये नंबर्स
आपकी किसी भी एक मॉलिक्यूल्स का कितने गुना है C12 आइसोटॉप्स के 1/12 पार्ट का। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अभी आपने स्टडी किया था कि मॉलिक्यूल किसको, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या हुआ H2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 इक्वल क्या होता है बच्चों आपके 2 AMU होता है। क्या होता है बच्चों आपके 2 AMU, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होता है 1 AMU, तो 2 हाइड्रोजन एटम है तो कितना हुआ 2 AMU। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2U से भी कर सकते हैं, यूनिफाइड यूनिट से। ओके, तो ये हुआ आपके हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 2 AMU या फिर 2U। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन, आपने अभी स्टडी किया था कि ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है 16 AMU होता है। ठीक है, कितना होता है 16 AMU। लेकिन अब यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो O2 फॉर्म में, तो 16 का डबल यानी कि 32 AMU हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास का स्टडी करते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM से शो करते हैं। इसको हम बोलते हैं मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इसका दूसरा नेम भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है आपके। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल बच्चों। ओके, ठीक है, तो इसको डिफाइन करने चलते हैं हम। डेफिनेशन क्या है बच्चों, when molecular mass is defined in gram is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी। ठीक है ना, ओके, क्या डेफिनेशन है, व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम हाइड्रोजन का निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों आपकी, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, मॉलिक्यूल्स कितने से बना है आपके, ये 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है 1 ग्राम। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का कितना होगा 2 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2 कितना हुआ 2 ग्राम। ठीक है, ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एक बार रिपीट करता हूं मैं, हाइड्रोजन का मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या बोलोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितना होता है 2 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसको मैं अनदर वर्ड में कैसे बोल सकता हूं बच्चों, इसके फॉर्म में मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बोल सकता हूं बच्चों। ठीक है, देखिए मैं इसको और दूसरे फॉर्म में भी बोल रहा हूं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 2 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल इक्वल क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल H2। क्या होता है बच्चों, मास ऑफ 1 मोल H2। तो आपको मोल के फॉर्म में भी यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल H2। ठीक है, अनदर फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं ना आपके, इसको यूज करते हुए मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 या फिर आप बोल सकते हो मास ऑफ 1 मोल H2। ठीक है, तो इससे ये आपकी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। नाइट्रोजन के फॉर्म में अगर हम ले, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी XYZ, ठीक है, जिसका हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है वो यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर नाइट्रोजन को यूज किया है नेक्स्ट एग्जांपल में। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है बच्चों, 28 ग्राम होता है, क्योंकि एक नाइट्रोजन का 14 है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हुआ 28 ग्राम। ठीक है, इसको अनदर फॉर्म में बोल सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2। ठीक है, मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 या फिर मास ऑफ 1 मोल N2। ठीक है, मोल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो आपको ये इस तरह से ये चीजें मालूम होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो बी केयरफुली इसको आप नोटिस करके थोड़ा इसको स्टडी करना। ठीक है, तो एक रिलेशन आपके स्टेब्लिश होता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है 1 मोल। ठीक है ना, क्या होता है आपकी एक रिलेशन आता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल क्या होता है 1 मोल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये चीज तो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी एक्चुअल मास। एक्चुअल मास को हम किससे से डिफाइन करते हैं बच्चों? इट इज मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, ठीक है ना। एक्चुअल मास क्या आपकी यानी कि एक्चुअल मास क्या आपके वन एटम का मास है, या फिर ये वन मॉलिक्यूल के मास को ग्राम्स में शो करता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बच्चों इसकी, दोबारा रिपीट करता हूं, इट इज मास ऑफ वन एटम या फिर वन मॉलिक्यूल इन ग्राम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल मास। जैसे एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं, हाइड्रोजन का एक्चुअल मास निकालना है मुझे, ठीक है। तो एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या करूंगा मैं, 2 ग्राम अपॉन Na, 2 ग्राम अपॉन Na, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 ग्राम होता है, अपॉन Na यहाँ पर क्या, एवोगैड्रो नंबर का आप डिवीजन लगा देना, ठीक है। तो इससे उसका एक्चुअल मास आ जाएगा H2 का, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, CO2 का, किसी का भी आपको एक्चुअल मास आप कैलकुलेट करना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन उसका एक मॉलिक्यूल का मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर का डिवीजन लगा देना और आपके एक्चुअल मास आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है, ओके। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एवरेज मास, ठीक है ना। एवरेज मास जो यूज किया जाता है जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, आइसोटॉप्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, कैलकुलेटेड फॉर आइसोटॉप्स, ठीक है। तो जो एवरेज मास हम आइसोटॉप्स का निकालने जा रहे हैं वो 2 तरीके से निकालते हैं, 2 टाइप से निकालते हैं, ठीक है ना, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 में क्या बच्चों आपकी, इफ आइसोटॉप्स आर गिवन इन परसेंटेज, ठीक है। टाइप 1 में क्या है, अगर मान लो आइसोटॉप्स न्यूमेरिकल में किस में परसेंटेज में दे रखा है आपके, तो उस केस में हम किससे से निकालते हैं। टाइप 2 में हम क्या करेंगे बच्चों, आइसोटॉप्स आर गिवन इन फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप किस तरह से उसको कैलकुलेटेड करोगे, ठीक है बच्चों। तो पहला टाइप है आपकी इफ आइसोटॉप्स आर गिवन इन परसेंटेज, ठीक है। पहला टाइप क्या बच्चों, इफ आइसोटॉप्स आर गिवन इन परसेंटेज, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लोरीन का आइसोटॉप्स लिया है, 2 आइसोटॉप्स यूज किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन से मान लो, ठीक है, क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं, उसका हमें एवरेज मास कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए क्लोरीन के आइसोटॉप्स लिए मैंने क्लोरीन 35, ठीक है, 2 आइसोटॉप्स यूज किए, क्लोरीन 35 और एक आपकी क्लोरीन 37, 2 आइसोटॉप्स यूज किए मैंने, ठीक है। क्लोरीन 35 का जो परसेंटेज है वो 75% है, एबंडेंस है या परसेंटेज है वो 75 है, और जो क्लोरीन 37 है उसका जो परसेंटेज है वो है 25, ठीक है। तो टाइप 1 में हम किस चीज का स्टडी कर रहे हैं, अगर मान लो आइसोटॉप्स परसेंटेज में दे रखे हैं तो हमें उस किस तरह से हैंडल करना है। तो देखिए एवरेज मास हम निकालेंगे, तो एवरेज मास इक्वल क्या हुआ, आइसोटॉप्स का जो मास गिवन है मल्टीप्लाई उसका परसेंटेज, ठीक है। आइसोटॉप्स का जो मास है, ठीक है, वो यहाँ पर पुट कर दिए और उसका जो अबंडेंस या परसेंटेज है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस जो दूसरा आइसोटॉप्स है उसका मास का मल्टीप्लाई उसके परसेंटेज से किया है, ठीक है। तो 37 मल्टीप्लाई उसके परसेंटेज से किया तो 25, ओके, अपॉन टोटल परसेंटेज। टोटल कितना हुआ बच्चों आपकी मालूम है, 75 पहला आइसोटॉप से और दूसरा 25 है, दोनों का सम किया तो 100%, ओके बच्चों। तो इससे से आपकी आगे इसको कैलकुलेट किया तो बच्चों यहाँ पर एवरेज मास क्लोरीन का कितना आता है 35.5, ठीक है, कितना आता है बच्चों 35.5, ठीक है। तो ये तो हुआ एवरेज मास कैलकुलेट करना आइसोटॉप्स का परसेंटेज में। दूसरा टाइप है बच्चों आपके आइसोटॉप्स आर गिवन फ्रैक्शंस, अगर फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो बच्चों में ये तरीका यूज नहीं करना है, दूसरा तरीका है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लोरीन 35 है, उसका जो फ्रैक्शन है वो 0.75 है, क्लोरीन 37 है उसका फ्रैक्शन वैल्यूज है 0.25 है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम किस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज मास कैलकुलेट करने के लिए उसका जो मास मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, फर्स्ट आइसोटॉप का मास मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, दूसरे आइसोटॉप्स का मास मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, तीसरे आइसोटॉप्स का मास मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। इस तरह से जितने भी आपके अगर आइसोटॉप्स हैं उन सबका इस तरह से हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल में हमारे सिर्फ 2 ही आइसोटॉप्स दिए हैं तो हम सिर्फ M1 F1 प्लस M2 F2 ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
फर्स्ट आइसोटॉप्स का जो मास है वो 35 मैंने पुट कर दिया M1 की जगह पर। वन फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स 0.75 है बच्चों, वो रख दिया। प्लस सिमिलरली M2 की जगह मैंने क्लोरीन 37 का मास रखा है यहाँ पर, ठीक है, और उसका फ्रैक्शन 0.25, ठीक है। आगे कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों इसका फाइनली आंसर कितना आता है 35.5, ओके, ठीक है। तो इससे से हम किसी भी आइसोटॉप्स का एवरेज मास कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ओके, ठीक है। तो इससे से हमने कुछ डेफिनेशन स्टडी की है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।